नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ का तिरस्कार। परेशान हो गई उस बुढ़िया से। घर का कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसे ये खराब नहीं करती है, पर आने वाले त्योहार को मैं इसे खराब नहीं करने दूंगी। सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद जो घर में मकर संक्रांति की पार्टी है, कम से कम उस दिन मेरा मूड न खराब करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर कमरे से निकली और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी सास है, घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। सरिता अपने पति राजेश से कहती है। राजेश बोला, तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम माँ को तो तुम संभाल ही सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। देख लो, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना, और प्लीज मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी मुझे संभालने देती हो। इतना कहकर राजेश निकल गया। राजेश के जाते हुए सरिता बड़बड़ाने लगी, अब मैं बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। जो मकर संक्रांति की पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। इतना कहकर वो अपनी सास कमला जी के कमरे में चली गई और बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिनों बाद मकर संक्रांति है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ भी हंगामा हो, तो बेहतर होगा आप अपने अपने कमरे में रहना। मैं मना तो कर रही हूँ, पर मुझे भी पता है कि आप मेरी बात कितना सुनती हैं। मुझे यकीन है फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगी। फिर आगे क्या होगा इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इतना कहकर वो चली गई तो कमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। इनको मकर संक्रांति और मेहमान की पड़ी है, माँ की नहीं। 2 दिनों बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबके हंसी की आवाज़ कमला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वे भी त्योहार और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वो बेटे के साथ मकर संक्रांति मनाती थी, बेटे को अपने हाथ से तिल खिलाती थी। बेटा ब्याह कर बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, कैसे बदल गया। त्योहार के साथ उसकी सालगिरह भी है तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। कमला जी से बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी कमला जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आती तो सरिता को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उनके बाहर आने मात्र से ही त्योहार खराब हो जाएगा, और उसके इस चमकीले सुंदर घर में वो अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमला जी अकेले कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो वे मुझे निकाल दें, पर मैं भी जानती हूँ वो इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। शायद इसी मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। जब बाहरी दुनिया से रोशनी होती है, इस कमरे में मैं और मेरी तन्हाई। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक सरिता दरवाजा खोली और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए ये साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत ना तार तार हो जाए, और ढंग से हाथ पर धोकर कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में बस जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, समझी? सरिता बस बोले जा रही थी, पर कमला जी का सुनते सुनते ध्यान फिर पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से सरिता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झंझोड़ते हुए बोली, अरे सुन भी रही हैं या मैं बस कहे जा रही हूँ? कमला जी का ध्यान भंग हुआ और वो बोली, हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ कि आज मकर संक्रांति पर क्या बनवा रही हो? सरिता बोली, हे भगवान, जब देखो बस खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे वो सुना या नहीं? त्योहार की पूजा मैं कर लूंगी, बाहर आने की जरूरत नहीं है, और कोई आए तो ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। कमला जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या मकर संक्रांति की पूजा में भी मैं शामिल नहीं हो सकती? सरिता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। कमला जी बोली, बहू, बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दे दो, सुबह भी सिर्फ 2 ब्रेड और चाय खाई हूँ। सरिता उन्हें घूर कर देखी, मनु क्या ही मांग लिया हो, और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली सुनैना आई और खाने की थाली देते हुए बोली, बड़ी मालकिन, खाना खा लो। कमला जी आशा भरी नजरों से सुनैना को देखी। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो सके, और बिना मालकिन के पूछे हुए अगर पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमला जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वो खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाते देखकर सुनैना की आंखें भर आई। वो सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है, वो कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और वो पैसा कमा रहे हैं। अम्मा देखकर तो बाहर वाले भी उनकी किस्मत पर रस्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। जो त्योहार पर सबको मिठाई देता है और सालगिरह पर पार्टी, उसकी माँ भूखी। तभी सरिता की आवाज आई,
तो सुमन बाहर जाने लगी तो कमला जी बोली, सुमन, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती है, मुझे अभी भी भूख लग रही है। सुमन ने कहा, बड़ी मालकिन, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कमला जी बहू के कहने अनुसार साड़ी निकालकर साड़ी देखी तो साड़ी 450 रुपए की थी। उसे देखकर कमला जी खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता, पुरानी ही पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे होने लगे और सबके साथ केक काटने की तैयारी होने लगी। रमेश और सरिता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, रमेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे रमेश, घर में आंटी है, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो त्योहार, उस पर इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों? सबने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। सबकी बात सुनकर रमेश सरिता की तरफ देखा तो सरिता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और आज के दिन उनकी किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसीलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें अपने साथ रखने का और उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके सरिता ने रमेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सभी लोग मशगूल हो गए। इतने में सुनैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो सरिता उसे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है, ये खाना किसके लिए ले जा रही है? सुनैना बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। सरिता बोली, तो एक रोटी काफी है, इस उम्र में ज्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो कौन उठाएगा। चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर। अम्मा को मैं देख लूंगी, यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती है? चलो जो यहाँ से। बेचारी सुनैना मजबूरन प्लेट को वहीं रखती और काम करने लगी। सरिता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक कमला जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वो भूख से बिलबिला रही थी, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता, सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से रमेश की नजर कमला जी पर पड़ी और वो धीरे से सरिता के पास जाकर बोला, सरिता, तुमसे कहा था ना, दिवाली माँ मुझे बाहर दिखनी नहीं चाहिए, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम नहीं हुआ, तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। सरिता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलते हुए कान में बोली, आपसे बोली थी बाहर मत आना, सुनती क्यों नहीं है? दूसरे को सुनते देख वो बोली, चलिए अम्मा अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमला जी भूख से तड़प रही थी, सबके सामने ही बोली, बहू, मुझे त्योहार के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखती हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से कमला जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और सरिता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। दूसरे लोग भी दबी जुबान में बातें करने लगे। आखिरकार सरिता ने कमला जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और दरवाजा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार जो बाहर आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आपने रायता फैलाया है उसे समेट लो। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही सरिता ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने सुनैना से बोली, सुनैना, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना लाकर दो। तुम्हें पता है ना, वो बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाई थी और फिर भूख लग गई, पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुनैना आश्चर्य से सरिता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर उनके कमरे में ले गए। कमला जी रो रही थी। सुनैना को देखते ही बोली, देख सुनैना बहू, मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई है। बेचारे बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत में खून खून हो गया। सुनैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं इस पर दवा लगा दूंगी। उसने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे दूसरा दर्द भी कम लग रहा था। वो खाना खा रही थी तो सुनैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपसे ये एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं, काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों है? कमला जी बोली, जानती हो सुनैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूं, लेकिन परिवार तो चाहिए ना, मैं अकेली क्या कर लूंगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। इसके बाबूजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, करने वाले तो चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं? कहते कहते वो रोने लगी। सुनैना बोली, अम्मा,
पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की। मेरा बेटा अगर ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी सरिता ने सुनैना को आवाज लगाया और वो बाहर चली गई। उसके जाते ही कमला जी सोचने लगी कि एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ कर दिया। उन्हें लगा कि क्या ये सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद सुनैना प्लेट लेने आई तो देखा कि खाना वैसा का वैसा ही था और कमला जी पति की तस्वीर की तरफ निहार रही थी। सुनैना बोली, क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया? कमला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ ऐसे वापस। सुनैना ने कमला जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सरिता और रमेश भी कमरे में आ गए और आते ही कमला जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती हैं। एक खाने के पीछे इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको अपने साथ मैं नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेले और मनाना त्योहार। रमेश की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि सरिता बोल पड़ी, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती है, वो भी तो वैसा ही पड़ा है खाना। बर्बाद करती हैं, पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज या किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। रमेश बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहां अकेले रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। कमला जी चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। सुनैना आश्चर्य से कमला जी को देख रही थी। सोच रही थी कि तूफान से पहले की शांति है। न जाने आप बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे दिन रमेश कमला जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर कमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से रमेश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाए, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो, और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने सुनैना को दी। इसके लिए उसे महीने की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने सुनैना को फोन किया और दोनों पति पत्नी वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और उनके साथ ही रहने लगे। और कमला जी स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थीं। खेतीबाड़ी से जो भी इनकम होता था वो रमेश के पास ना भेजकर अपने पास ही रखना शुरू किया। जब पैसा रमेश के अकाउंट में नहीं आया तो वो और सरिता दोनों गांव पहुंच गए। आते ही माँ की ठाट बाट बीतकर बोला, माँ, ये घर का क्या हाल बनाकर रखा है, और इस बार क्या खेतों में कमाई नहीं हुई जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। कमला जी बोली, तुमसे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो? अब वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। सरिता बोली, आप पैसों का क्या करेंगी, और किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया? कमला जी बोली, ये घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो मैं अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझ पर ये सब कहने वाले? तो रमेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। कमला जी बोली, कौन से बेटे बहू, जो त्योहार पर रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसाते थे? देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला। यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ, और जो अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ मनाओ। सरिता बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरूर ये सब आपको इस सुनैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं। जैसे ही वो सुनैना की तरफ बढ़ी, कमला जी ने एक थप्पड़ सरिता को जड़ दिया और बोली, खबरदार बहू, जो इसे हाथ भी लगाए तो। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की है इसने की है, और मेरे मरने के बाद भी ये इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से और कभी लौटकर मत आना। कमला जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की घीघी बंद हो गई। सुनैना बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए, और प्लीज चले जाइए यहाँ से। आप लोगों के कारण इन्होंने दिवाली के दिन दिए जलाने भी छोड़ दिए हैं। आखिरकार दोनों अपना इतना सा मुंह लेकर शहर की ओर रवाना हो गए और दोबारा लौटकर कभी नहीं आए। यहाँ सुनैना और उसका पति कमला जी की पूरी सेवा करता और ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालता।
बेटे बहू ने जब फर्ज नहीं अदा किया तो अधिकार कैसे पा सकते थे, तो वो खाली हाथ ही रह गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।